नमस्कार बच्चों, आज फिर हम प्रारंभ कर रहे हैं रासायनिक बलगतिकी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स के ऑब्जेक्टिव आने हैं 2 नंबर के। और 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव के लिए हम 10 क्वेश्चन तो पढ़ सकते हैं। यही 10 क्वेश्चन हमारे लिए महत्वपूर्ण होंगे। आप मुझ पर यकीन कर सकते हैं कि ये 10 मिनट आपके 2 क्वेश्चन अर्थात 2 नंबर वार्षिक परीक्षा में आपको दिला सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T½ अर्थात अर्ध आयुकाल का मान है। तो ये आपने व्यंजक में पढ़ा होगा और इसका व्यंजक ये है जो लास्ट में आता है 0.693/K। ये इसका आंसर होगा। आपने इसको प्रथम कोटि की अभिक्रिया के व्यंजक में पढ़ा होगा। दूसरा प्रश्न, रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर करती है। हालांकि रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर करती है, ये क्वेश्चन में ये ठीक तरह से कह पाना कि यही ऑप्शन दिया होगा उचित नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण उनमें कारकों में से एक है कि सक्रिय द्रव्यमान पर। किसकी सक्रिय द्रव्यमान पर? अभिकारक। ये क्वेश्चन यहाँ आप जोड़ सकते हैं या शब्द जोड़ सकते हैं कि अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करती है। ये शब्द इसमें एक्स्ट्रा हो सकता है। वैसे दर ताप पर भी निर्भर करती है, दाब पर निर्भर करती है, उत्प्रेरक पर निर्भर करती है। कोई उत्प्रेरक यदि उपस्थित है तो वो उत्प्रेरक भी अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है। सांद्रता भी हो सकती है, सांद्रता को ही हम सक्रिय द्रव्यमान लिखते हैं। तो इसमें ये महत्वपूर्ण है कि अभिकारक की सक्रिय द्रव्यमान पर अभिक्रिया की दर निर्भर करती है। वैसे ये अन्य कारकों में ये भी मिल सकते हैं। अगला प्रश्न है, आर्हीनियस समीकरण है। तो बच्चों, आर्हीनियस समीकरण के रूप में आप इसको पढ़े होंगे K = AE⁻⁸ ये लिखने में थोड़ा सा टेक्निकल इशू है। K = AE⁻⁸ ये इस तरह से लिखा मिलेगा आपको। और यदि इस तरह का लिखा मिलता है तो यही इसका आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शून्य कोटि के अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। शून्य कोटि अभिक्रिया में वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? वेग स्थिरांक अर्थात K की इकाई क्या होती है? तो K के लिए जो फार्मूला डिराइव करते हैं उस फार्मूले की लास्ट में यूनिट निकल के आती है और वो यूनिट ये है मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। शून्य कोटि के लिए मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। यही प्रश्न यदि फर्स्ट ऑर्डर के लिए पूछ लेता है अर्थात प्रथम कोटि के लिए पूछ लेता है तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए इसका मान हो जाता है पर सेकंड अर्थात प्रति सेकंड। तो इसका आंसर जो होगा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए तो ये ठीक आंसर है। यदि प्रथम कोटि पूछता है तो आप बता देंगे प्रति सेकंड, इसका आंसर हो जाएगा प्रति सेकंड। यदि प्रथम कोटि का पूछता है तो ये क्वेश्चन शून्य कोटि के लिए था, तो इसके लिए मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक किस कारक की वृद्धि के साथ बढ़ता है? वेग स्थिरांक अर्थात K का मान किस पर निर्भर करता है? तो आपने पढ़ा होगा किसी भी अभिक्रिया के लिए प्रायः जब हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए पढ़ते हैं तो K का मान K में क्या क्या दिया रहता है? ताप, दाब, अभिकारक की सांद्रता, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी हो सकता है। दाब पर भी निर्भर करता है, ताप पर भी निर्भर करता है, अभिकारक की सांद्रता या क्रियाकारक की सांद्रता पर भी निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, कारक जिस पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर नहीं करता। ध्यान रखिएगा, ऐसे कारक को बताना है जिसमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर नहीं करता। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है
क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में देख इसके लिए जो आंसर होगा क्रिया कारकों की सांद्रता, ये इसका आंसर होगा। क्योंकि आप पढ़ रहे हैं कारक जिस पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर नहीं करता, ये नहीं करता पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा क्रिया कारकों की सांद्रता, ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है अणुओं के अभिक्रिया में भाग लेने हेतु न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा कहलाती है। प्रश्न को ठीक से पढ़ेंगे। अणुओं के अभिक्रिया में भाग लेने हेतु कोई भी अणु अभिक्रिया में भाग ले उसके लिए न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। आवश्यक ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे केस में आपको दो प्रकार की ऊर्जाएं मिलती हैं, एक तो आवश्यक ऊर्जा और दूसरी कुल ऊर्जा। तो आवश्यक ऊर्जा कहलाती है सक्रियण ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा होगी? सक्रियण ऊर्जा आवश्यक ऊर्जा कहला जाती है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। इसी आवश्यक की जगह यदि कुल ऊर्जा पूछ लेता तो वहाँ आपको देहली ऊर्जा बताना होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अभिक्रिया दर का मात्रक है। अभिक्रिया दर का मात्रक है, तो आंसर मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। क्या आंसर लिखेंगे? मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, ये इसका आंसर होता है। किसी तरह से भी लिखा मिल सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तीव्र अभिक्रियाएं ... सेकंड से भी कम समय में संपन्न हो जाती हैं। आपको पता है अभिक्रियाएं तीन प्रकार की होती हैं। पहला तीव्र अभिक्रियाएं, तीव्र, दूसरी होती हैं मंद, और तीसरी होती हैं जो कि साम्य टाइप की हैं, या हम कह सकते हैं कि जो ना तो बहुत ज़्यादा तीव्र होती ना ही बहुत ज़्यादा मंद होती हैं। तो कह रहा कि तीव्र अभिक्रियाएं होती हैं जो 10⁻⁹ सेकंड से कम समय में कंप्लीट हो जाएं, संपन्न हो जाएं। 10⁻⁻9 सेकंड, किसी किसी में -8 भी ऑप्शन दे देता है, तो उससे परेशान नहीं होना है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो 10⁻⁹ सेकंड से कम समय में पूर्ण हो जाती हैं उनको हम कहते हैं तीव्र अभिक्रियाएं। अगला प्रश्न, अभिकारकों की निम्नतम तथा उच्चतम ऊर्जा अवस्था का अंतर कहलाता है। तो सक्रियण ऊर्जा कहलाता है। निम्नतम ऊर्जा स्तर और उच्चतम ऊर्जा स्तर के बीच का जो अंतर होता है वो कहलाता है सक्रियण ऊर्जा। अगला प्रश्न, वे अभिक्रियाएं जो विकिरण के अवशोषण से संपन्न होती हैं। कुछ ऐसी भी अभिक्रियाएं हैं जो सनलाइट में संपन्न होती हैं। तो सनलाइट में जितनी भी रिएक्शन होती हैं उनको हम कहते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं। जो सनलाइट में कंप्लीट होती हैं उनको प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। मेथेन में क्लोरीन की अभिक्रिया भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या ... कहलाती है। तो ये प्रश्न ही बनता है आपके क्वेश्चन में, महत्वपूर्ण प्रश्न कहलाता है कि आणविकता और अणुसंख्यकता में अंतर लिखिए। अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर लिखिए, ऐसा प्रश्न बनता है। तो ध्यान रखिएगा, अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। अगला प्रश्न, किसी अभिक्रिया की मंद गति से चलने वाला पद कहलाता है। अभिक्रिया में जो पद सबसे धीमी गति से चलता है उसको कहते हैं दर निर्धारक पद। कौन सा कहलाएगा? दर निर्धारक पद।
इस बात को ध्यान में रखेंगे। दर निर्धारक पद, ऐसा पद जो सबसे धीमी गति से चलता है, मंद गति से चलता है, ये भी ध्यान रखिएगा, वही दर निर्धारक पद कहलाता है। अगला प्रश्न, अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के समानुपाती होती है। अभिकारक के सांद्रण के समानुपाती, ये दो चीज़ें भी हो सकती हैं। मोस्टली हम ये कहते हैं कि अभिक्रिया की जो दर होती है वो सांद्रण के सांद्रता के, जैसे ये अभिकारक हो गया R, इसकी सांद्रता के समानुपाती होती है। तो ये प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। इसी तरह ताप के भी मोस्टली अभिक्रियाओं की जो दर होती है वो ताप के समानुपाती भी होती है। ताप बढ़ाने से अभिक्रिया की दर बढ़ती है, लेकिन यहाँ सांद्रण का पूछ रहा है तो सांद्रण के समानुपाती होता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है 10 मिनट में आपने लगभग 12-15 क्वेश्चन देखें और यही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस यूनिट से। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको इस यूनिट में नहीं मिलने वाले हैं। यदि इन प्रश्नों को आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपके 2 नंबर के क्वेश्चन इस यूनिट से इस साल आपको निश्चित रूप से मिलने वाले हैं। तो बच्चों, इन प्रश्नों को महत्वपूर्ण प्रश्न मानते हुए आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि सभी का बेनिफिट हो सके। धन्यवाद।